नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका डिफ्रॉनिक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अमन धाकड़ एंड आज हम पढ़ने वाले हैं एसक्यूएल मैप। देखो, ये जो वीडियो है ये एसक्यूएल इंजेक्शन जो वीडियो है उसका पार्ट 2 है। हमने पिछली वीडियो में कवर किया था कि एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है, उसकी वर्किंग कैसे होती है, कैसे वो काम करता है एंड उसके टाइप्स कवर किए थे और प्रैक्टिकल के थ्रू हमने सीखा था उस चीज़ को। बट पिछली वीडियो में जो भी हमने एसक्यूएल इंजेक्शन किया था वो एक मैनुअल मेथड था। बट आज हम एसक्यूएल मैप की मदद से सारा काम ऑटोमेशन में करने वाले हैं। ऑटोमेशन की मदद से, एसक्यूएल मैप की मदद से आज हम लोग एसक्यूएल इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटीज़ को फाइंड आउट करने वाले हैं। एंड अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले जाके उस पिछली वीडियो को देखो एसक्यूएल इंजेक्शन की एंड सारे बेसिक कंसेप्ट को सीख के आओ, तभी आपको ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगी। ऑलराइट, बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप लोग भी एथिकल हैकिंग में अपना करियर बनाना चाहते हो, आप लोग भी सीखना चाहते हो एथिकल हैकिंग बिल्कुल बेसिक से, एकदम बिगनर स्टेज से, आपको कुछ आइडिया नहीं है, तो आप लोग देख सकते हो हमारा एथिकल हैकिंग का कोर्स जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, जो कि एक वन शॉट कोर्स है जो कि फ्रीली अवेलेबल है यूट्यूब पे। आप उसको कम्प्लीटली फ्री में देख सकते हो एंड उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें सिखाई गई है, बिल्कुल बेसिक से लेकर एक अच्छे खासे एथिकल हैकिंग वाले लेवल तक आपको सिखाया गया है। तो मेक श्योर टू चेक दैट कोर्स अगर आपको एथिकल हैकिंग बिल्कुल डिटेल में सीखनी है बहुत अच्छे तरीके से। ऑलराइट, अब हम बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ जो कि है एसक्यूएल मैप। ऑलराइट, तो एसक्यूएल मैप पहले समझ लेते हैं एक्चुअली ये चीज़ है क्या। तो जो एसक्यूएल मैप है वो एक ओपन सोर्स कमांड लाइन बेस्ड टूल है, CLI बेस्ड टूल है। हम इसको कमांड लाइन के थ्रू एक्सेस करते हैं एंड ये जो टूल है वो ऑटोमेटिकली फाइंड आउट करता है एसक्यूएल इंजेक्शन वनरेबिलिटीज़ को या फिर एसक्यूएल इंजेक्शन वाले फ्लॉज को किसी भी वेब एप्लीकेशन के अंदर। अभी काम कैसे करता है वो भी हम बस थोड़ी देर में सीख रहे होंगे। तो बेसिक इतना पता है कि एसक्यूएल मैप की मदद से हम लोग एसक्यूएल इंजेक्शन वनरेबिलिटीज़ को फाइंड आउट कर पाते हैं, वो भी ऑटोमेशन की मदद से, मतलब ऑटोमेटिकली फाइंड आउट कर पाते हैं। तो चलिए इसको यूज़ करते हैं और सीखते हैं। बट ये सारी चीज़ें सीखने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि कुछ टेक्निक्स क्या होती है। देखो, एसक्यूएल इंजेक्शन जो होता है वो बहुत सारी टेक्निक्स पे काम करता है, टोटल 6 टेक्निक्स पे काम करता है एंड इतनी सारी टेक्निक्स पे और शायद कोई और टूल काम नहीं करता है। इसलिए एसक्यूएल मैप बहुत ज़्यादा फेमस टूल है एसक्यूएल इंजेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए। तो ये जो 6 टेक्निक है वो बुलियन बेस्ड ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन है, एरर बेस्ड है, यूनियन बेस्ड है, स्टैक क्वेरीज है, टाइम बेस्ड एंड इनलाइन क्वेरीज। ये 6 टेक्निक्स का यूज़ करता है एसक्यूएल मैप वल्नरेबिलिटीज़ को फाइंड आउट करने में। एंड अगर आप लोगों को नहीं पता ये 6 की 6 टेक्निक क्या होती है तो हमने पिछली वीडियो में जो कि एसक्यूएल इंजेक्शन का पार्ट 1 है उसमें हमने ये सारी बहुत डिटेल में कवर करी थी। अगर हम यहाँ पे कवर करेंगे तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, बट हमने ऑलरेडी ये सारी चीज़ें पढ़ रखी है, सारी चीज़ें कवर कर रखी है, बूलियन बेस्ड, एरर बेस्ड, यूनियन बेस्ड। तो इन सारी टेक्निक का यूज़ करता है एसक्यूएल मैप एंड इन सारी टेक्निक को यूज़ करने के बाद एसक्यूएल इंजेक्शन की कुछ वल्नरेबिलिटीज़ को फाइंड आउट करता है। ऑलराइट, सो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बिल्कुल बेसिक से सीखते हैं बाकी चीज़ों को। तो एसक्यूएल मैप जो टूल है उसमें हमारे पास एक सबसे पहले कमांड आती है हाइफन क्रॉल। अब हाइफन क्रॉल जो ये कमांड है ये क्या करती है कि किसी भी वेब एप्लीकेशन को स्कैन करती है और स्कैन करके पता लगाती है, क्रॉल करती है उस वेब एप्लीकेशन को कि इसके अंदर कोई ऐसा मतलब वल्नरेबल पैरामीटर तो नहीं है। एसक्यूएल इंजेक्शन से वल्नरेबल कोई पैरामीटर उसको फाइंड आउट करने का काम करती है। तो यहाँ पे क्या करती है, ऐसे एसक्यूएल इंजेक्शन से वल्नरेबल जो पैरामीटर है उसको फाइंड आउट करने का काम करती है। अब देखो, हाइफन क्रॉल लिखने के बाद आपको कुछ लेवल्स देने पड़ते हैं। तो चलिए एक बार उसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं और अपने एक टारगेट पे हम लोग उसमें एसक्यूएल इंजेक्शन में वल्नरेबल पैरामीटर्स को फाइंड आउट करते हैं और सारी चीज़ों को एकदम प्रैक्टिकल वे में भी देखते हैं। ऑलराइट, सो अब हम आ गए हमारे काली लिनक्स के टर्मिनल पे। अब एसक्यूएल मैप को यूज़ करने के लिए हमें सिंपल यहाँ पे एसक्यूएल मैप लिखना है एंड उसके बाद -u लिखना है। एक बार थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। ओके, हाँ। अब एसक्यूएल मैप को यूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले एसक्यूएल मैप लिखना है और -u लिख के आपको अपना टारगेट का URL स्पेसिफाई कर देना है। तो यहाँ पे मैंने मेरे टारगेट का URL स्पेसिफाई कर दिया है एंड उसके बाद हमें यहाँ पे सिंपल हाइफन क्रॉल लिखना है। अब हाइफन क्रॉल लिखने के बाद ये क्या करेगा कि इस पर्टिकुलर टारगेट है जो भी हमने URL दिया है उस पूरी URL को क्रॉल करेगा और क्रॉल करके उसके अंदर अगर कोई वल्नरेबल पैरामीटर है तो उसको फाइंड आउट करने का ट्राई करेगा। अब हमें यहाँ पे क्रॉल लिखने के बाद कुछ लेवल्स देने पड़ते हैं, है ना, तो कि कितने लेवल तक वो फाइंड आउट करेगा, कितनी रेंज तक फाइंड आउट करेगा। तो ये कुछ इस तरीके से वर्क करता है। अगर आप क्रॉल करके लेवल 1 डालते हो तो जैसे अगर मैं यहाँ पे क्रॉल 1 करता हूँ तो सिर्फ एक ही लेवल तक उस पैरामीटर को क्रॉल करेगा, सेकंड लेवल तक नहीं करेगा। इसको मैं आपको बस थोड़ी देर में समझाता हूँ, बट उससे पहले ये हमारा टारगेट है जिसको हम इनमरेट करने वाले हैं और जिसके अंदर हम एसक्यूएल इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटी फाइंड आउट करने वाले हैं। ये पोर्ट सुगर की लैब है। अब चलो थोड़ा सा क्रॉल की हम वर्किंग को देख लेते हैं, फिर हम इसको प्रैक्टिकली करते हैं। अब देखो, क्रॉल कुछ ऐसे काम करता है कि जैसे हमारा कोई टारगेट URL था, जैसे हमारा फॉर एग्जाम्पल https://example.com। सपोज करिए हमारा टारगेट URL था
एंड टारगेट यूआरएल देने के बाद अगर हम जैसे क्रॉल 1 करते हैं, सो हमारा जो एसक्यूएल मैप है वो इस पर्टिकुलर सिर्फ इतने ही टारगेट यूआरएल तक, जितने भी इसके अंदर फाइल्स है, जितने भी इसके अंदर लिंक है, उसको स्कैन करेगा और सिर्फ इतने ही लेवल तक वल्नरेबल पैरामीटर फाइंड आउट करने का ट्राई करेगा। अगर हम क्रॉल को हाइफन क्रॉल को 1 देंगे एंड अगर हम हाइफन क्रॉल को 2 दे देंगे तो कुछ इस तरीके से फाइंड आउट करेगा। यहाँ पे स्लैश कर सोचो, उसके आगे अबाउट भी दे रखा है। तो अब हाइफन क्रॉल को अगर हम 1 की जगह 2 कर देंगे तो अबाउट वाले पेज तक जाएगा और अबाउट वाले पेज में जितने भी कोई वल्नरेबल पैरामीटर्स होंगे, जितने पैरामीटर होंगे, सारे पैरामीटर को स्कैन करेगा। एंड अगर हम यहाँ पे क्रॉल 3 कर देंगे तो अबाउट के बाद भी अगर कोई पेज होगा, जैसे सपोज करो अबाउट के बाद यहाँ पे एक और पेज आता है न्यू नाम से एक पेज है, तो न्यू नाम के पेज को भी पूरी तरीके से स्कैन करेगा, इसकी सारी पैरामीटर्स को स्कैन करेगा और वल्नरेबल पैरामीटर फाइंड आउट करने का ट्राई करेगा। सो आप लोग आइडिया लगा सकते हो कि जो भी हमारे पास हमारी ये टारगेट यूआरएल है, तो टारगेट यूआरएल पे अगर हम क्रॉल करेंगे तो क्रॉल किस तरीके से वर्क करता है। अगर हम क्रॉल 1 करेंगे तो क्रॉल 1 सिर्फ सिंपल हमारे टारगेट यूआरएल को ही स्कैन करेगा, उसमें जितने पैरामीटर्स उसको ही स्कैन करेगा, बट उसके आगे वाले पैरामीटर स्कैन नहीं करेगा। सपोज को उसके आगे हमारा जैसे अबाउट था, तो अगर हमने क्रॉल 1 लिखा है तो क्रॉल 1 इस अबाउट को स्कैन नहीं करेगा, सिर्फ यहीं तक ही स्कैन करेगा। एंड अगर हम यहाँ पे सिर्फ इतना अगर हमने यूआरएल पैरामीटर डाला है, अगर हमने यहाँ पे क्रॉल 2 किया तो अबाउट को भी ये यहाँ पे इंक्लूड करेगा और अबाउट को भी स्कैन करेगा। एंड अगर हम क्रॉल 3 करते हैं तो अबाउट के आगे जैसे न्यू था तो न्यू को भी स्कैन करेगा, और न्यू के आगे अगर हम एक और कर देते हैं 2 न्यू, और हम क्रॉल को अगर 3 कर देते हैं तो 2 न्यू को भी स्कैन करेगा। इस तरीके से क्रॉल काम करता है। तो चलो इसको एक बार हम करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिंपली अगर क्रॉल 1 लिखा है तो यहाँ पे सिर्फ इतने ही यूआरएल को स्कैन करेगा। तो मैं यहाँ पे अभी एग्जाम्पल क्रॉल 1 की जगह क्रॉल 3 लिखता हूँ और एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे एसक्यूएल मैप आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछता रहेगा, मतलब यहाँ पे हमसे कुछ बीच में बाय डिफ़ॉल्ट ये क्वेश्चंस करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जैसे कर रहा है कि आप पता लगाना चाहते हो कि इस वेबसाइट की एग्जिस्टेंस, तो नहीं यार, हमें तो पता है कि वेबसाइट एग्जिस्ट करती है क्योंकि हमने ही इसको टारगेट दिया है, तो हम इसकी एग्जिस्टेंस पता नहीं लगाना चाहते। तो हम यहाँ पे मेजोरिटिकली डिफ़ॉल्ट आंसर्स को ही सेलेक्ट करते हैं, जो कि यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में नो है, तो यहाँ पे मैं नो एंटर कर दूंगा। एंड उसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ थ्रेड्स का यहाँ पे ट्राई करेंगे, कितने नंबर ऑफ थ्रेड्स यहाँ पे यूज़ करना चाहता है। तो थ्रेड्स क्या होता है वो सारी मैं आपको आगे बताऊँगा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसने यहाँ पे 28 लिंक्स विजिट करना चालू कर दिया है। तो यहाँ पे आ रहा है कि 28 लिंक्स इसने विजिट करना चालू कर दिया है, एंड यहाँ पे कितना % वो विजिट कर चुका है उसका यहाँ पे डेटा बता रहा है। अब देखो बीच बीच में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के ऐसे आंसर देने पड़ेंगे, है ना। काफ़ी बार ये आपसे मल्टीपल टाइम क्वेश्चंस के आंसर पूछ रहा है। जैसे यहाँ पे पूछ रहा है कि आप यहाँ पे रीडायरेक्ट करना चाहते हो, तो यहाँ पे इसको एक रीडायरेक्ट मिला है कहीं पे, तो हम चाहते हैं बिल्कुल यहाँ पे रीडायरेक्ट करना, तो हम यहाँ पे वाई सेलेक्ट करेंगे। तो और ऐसे क्वेश्चंस के अंदर आपको जनरली डिफ़ॉल्ट आंसर ही सेलेक्ट करने होते हैं, जो कि हम जनरली डिफ़ॉल्ट आंसर ही सेलेक्ट करते हैं। अब देखो बार बार ये क्वेश्चन आता है, अब इन सारे क्वेश्चन से बचने के लिए हम यहाँ पे कंट्रोल सी करता हूँ, एक बार इसको एंड करता हूँ मैं प्रोसेस को, एंड ऑलरेडी तो मैं यहाँ पे प्रोसेस को बीच में एंड कर दिया क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहा है। अब इस पर्टिकुलर चीज़ से बचने का एक और मेथड है। तो हमारा सेम हमने कमांड ले ली है, क्रॉल को 3 सेट करने के बाद हमें यहाँ पे हाइफन बैच लिखना है। एंड जैसे हम यहाँ पे हाइफन बैच लिखेंगे तो हाइफन बैच क्या करता है कि जो भी हमारे डिफ़ॉल्ट आंसर, ये बीच में जितने भी क्वेश्चंस पूछ रहा था उसमें जो डिफ़ॉल्ट आंसर्स थे उसको ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर देगा, और अब हमें यहाँ पे बार बार हमारे बीच में इस क्वेश्चन को आंसर देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम यहाँ पे एंटर करते हैं। अब देखो हमें यहाँ पे एक भी क्वेश्चन को आंसर देने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली लिंक्स को विजिट करेगा, ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट आंसर्स को सेलेक्ट करेगा और रिजल्ट हमारे पास ला के दे देगा। तो चलिए वेट करते हैं, देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमारा स्कैन कंप्लीट हो चुका है एंड इसको यहाँ पे एक वल्नरेबल पैरामीटर मिला है जिसका रिजल्ट इसने इस पर्टिकुलर लोकेशन पे मतलब .csv फाइल में सेव कर दिया है, जो कि इसकी बाय डिफ़ॉल्ट लोकेशन होम कुकी एंड उसके अंदर लोकल शेयर देन एसक्यूएल मैप, एंड इस पर्टिकुलर लोकेशन पे उसने हमारा रिजल्ट सेव कर दिया है। बट यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे ये और भी चीज़ें हमें इन्फॉर्मेशन देता है कि ड्यूरिंग प्रोसेस किसने कौन कौन से पेलोड यहाँ पे यूज़ करे हैं, उन पेलोड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, किसने यहाँ पे बूलियन बेस्ड ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन यहाँ पे यूज़ किया है, और भी इसने पेलोड यहाँ पे यूज़ किया, स्टैट क्वेरी का पेलोड यहाँ पे यूज़ किया, और वो पेलोड यहाँ पे गिवन है हमारे पास। ऑलराइट, एंड टाइम बेस से रिलेटेड जो भी पेलोड है वो हमारे यहाँ पे गिवन है। तो उसने कौन कौन से पेलोड यूज़ करे हैं वो भी आपको यहाँ पे बताता है, तो आप यहाँ से उससे भी आइडिया ले सकते हो कि इसने कौन कौन से पेलोड्स को विजिट किया है। एंड यहाँ पे जो कैटेगरी नाम का जो पैरामीटर था वो यहाँ पे इसको इंजेक्टेबल लगाया, मतलब वल्नरेबल जो पैरामीटर है वो कैटेगरी है, जो कि इसने यहाँ पे बताया है कि कैटेगरी जो पैरामीटर होगा इस पर्टिकुलर टारगेट में वो वल्नरेबल है। ठीक है, और यहाँ पे
ये बीच में बाय डिफ़ॉल्ट जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर करते जा रहा था, एंड हमारा लास्ट में हमें स्कैन के रिजल्ट यहाँ पे ला के दे देता है। तो चलिए एक बार विजिट करके देखते हैं कि इस पर्टिकुलर लोकेशन पे हमारे पास क्या रिजल्ट आया है। तो मैं यहाँ पे मैं इसको सिंपली कॉपी करता हूँ एंड न्यू टैब में जाके मैं यहाँ पे सिंपली इसको कैट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हम कैट करके एंड डायरेक्टली इसका आउटपुट हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा वल्नरेबल जो पैरामीटर है वो यहाँ पे दे रखा है। सो वल्नरेबल पैरामीटर हमारा कैटेगरी वाला है जो कि हमें पता चल गया था। तो ये जो कैटेगरी वाला पैरामीटर है हमारे वल्नरेबल पैरामीटर है। तो इस तरीके से ये हमारा रिजल्ट कुछ शो करता है, और इस तरीके से हाइफन क्रॉल काम करता है। वो कंप्लीट क्रॉल करेगा अलग अलग लेवल्स पे जाके और फाइंड आउट करेगा पैरामीटर जो कि वल्नरेबल है। एसक्यूएल इंजेक्शन का सबसे पहला जो स्टेप होता है वो यही फाइंड आउट करना होता है कि कौन सा एक्चुअली में जो पैरामीटर वल्नरेबल है। अगर वल्नरेबल पैरामीटर मिल जाएगा तब जाके आप आगे एक्सप्लॉइट कर पाओगे और डेटाबेस और इन सबको आप लोग देख पाओगे। सो यहाँ पे हमारे पास हमारा वल्नरेबल पैरामीटर मिल चुका है। तो यहाँ पे हमने कुछ टेक्निक्स पढ़ी थी जो कि बूलियन बेस्ड है, एरर बेस्ड, यूनियन बेस्ड। ये कुछ टेक्निक्स है जो कि ऑटोमेटिकली खुद भी यूज़ कर लेता है ये सारी टेक्निक्स को। बट अगर हम कुछ स्पेसिफिकली हम ही चाहते हैं कि ये कुछ स्पेसिफिक ही टेक्निक को यूज़ करे तो वो भी हम कर सकते हैं एसक्यूएल मैप के अंदर। तो यहाँ पे अगर हमें टेक्निक को यूज़ करना है, कोई भी स्पेसिफिक टेक्निक यूज़ करना है, मैं चाहता हूँ यहाँ पे सिर्फ यूनियन बेस्ड टेक्निक ही यूज़ करे, तो मेरे को यहाँ पे सिर्फ हाइफन टेक्निक दे के यू लिख देना है। तो चलो एक बार उसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपनी पहले वाली कमांड पेस्ट कर दिया। अगर हमें यहाँ पे यूज़ करना है कोई भी एक स्पेसिफिक टेक्निक तो मेरे को यहाँ पे सिंपल हाइफन टेक्निक लिखना है। फिर हमें उस टेक्निक को स्पेसिफाई कर देना कि हमें कौन सी टेक्निक हम यूज़ करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे यूनियन बेस्ड यूज़ करने वाले हैं, तो यहाँ पे मैं कैपिटल यू लिख देता हूँ। अब हमें सिंपली एंटर करना है। तो यहाँ पे यूनियन बेस्ड पेलोड्स को यूज़ करना स्टार्ट कर देगा, और यूनियन बेस्ड की मदद से अब ये यहाँ पे ट्राई करेगा एक्सप्लॉइट करने का या फिर वल्नरेबल पैरामीटर्स को फाइंड आउट करने का। ऑलराइट, तो उसका स्कैन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि इसने जिस टाइप का पेलोड यूज़ किया है वो कि एक यूनियन क्वेरी है। इसने यूनियन क्वेरी काइंड ऑफ पेलोड यूज़ किया है, क्योंकि हमने यहाँ पे टेक्निक में यूनियन स्पेसिफाई कर दिया था। एंड अगर आपको अलग अलग क्वेरीज यूज़ करनी है या फिर अलग अलग टेक्निक्स यूज़ करनी है तो आपको सिंपल हाइफन टेक्निक लिख के आपको उसके आगे उस टेक्निक को स्पेसिफाई कर देना है। देखो उस सबके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आता है हाइफन रिस्क का। अब देखो सिंपल है, हमारे पास यहाँ पे हमारी वही वाली क्वेरी है जो हमने एसक्यूएल मैप की यूज़ करी थी यहाँ पे क्रॉल की। बट यहाँ पे एक चीज़ आती है, अगर मैं यहाँ पे हाइफन रिस्क करूँगा एंड देखो रिस्क कुछ इस तरीके से काम करता है कि रिस्क की टोटल रेंज होती है 1 से लेकर 3 तक। अगर आपका रिस्क 1 है तो रिस्क 1 में क्या करता है, तो नॉर्मल सेफ पेलोड यूज़ करता है जो कि एक्चुअल डेटाबेस को हार्म नहीं करते हैं। देखो कई बार ऐसा होगा कि अगर आप लोग ट्राई कर रहे हो एसक्यूएल मैप की मदद से वल्नरेबल पैरामीटर्स को फाइंड आउट करना, तो ये वो यहाँ पे कोई रिजल्ट शो नहीं करेगा या फिर कोई वल्नरेबिलिटी या वल्नरेबल पैरामीटर आपको शो नहीं करेगा। तो उस केस में हम लोग रिस्क का यूज़ करते हैं। तो रिस्क क्या करता है कि वो पेलोड्स को यूज़ करता है डिफरेंट कैटेगरी के। अगर आप रिस्क 1 करोगे तो रिस्क 1 के अंदर वो सेफ पेलोड को यूज़ करेगा जो कि डेटाबेस को इतना हार्म नहीं करेंगे। एंड अगर आप रिस्क 2 करते हो तो वहाँ पे कुछ टाइम बेस्ड एसक्यूएल क्वेरीज को भी यूज़ करता है, एसक्यूएल इंजेक्शन को यूज़ करता है जो कि डेटाबेस को थोड़ा हार्म पहुँचा सकते हैं। एंड अगर आप रिस्क 3 यूज़ करोगे जो कि सबसे ज़्यादा डेंजरस है, जो कि डेटाबेस में एक्चुअल मैनिपुलेशन भी कर सकता है। अब देखो रिस्क 3 यूज़ करना मैं बिल्कुल प्रेफर नहीं करता हूँ। अगर आप कहीं भी टेस्टिंग कर रहे हो, किसी भी डेटाबेस को चेक कर रहे हो या फिर एसक्यूएल इंजेक्शन उसके अंदर फाइंड आउट कर रहे हो, तो अगर आप रिस्क 3 करते हो तो उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होती है कि रिस्क 3 करने पे वो डेटाबेस में कोई एक्चुअल मॉडिफिकेशन ही कर दे। तो एक्चुअल मॉडिफिकेशन करने से उस डेटाबेस में क्या हो बहुत सारे डेटा का लॉस हो सकता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे जो रिस्क यूज़ करने वाले हैं वो रिस्क 1 ही यूज़ करने वाले हैं। तो रिस्क के 3 लेवल होते हैं, 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पे हम रिस्क 1 यूज़ करने वाले हैं जो कि सेफ पेलोड यूज़ करेगा। तो सिंपल हमें हाइफन रिस्क लिख के 1 लिख देना है, एंटर कर देना है। ऑलराइट, तो हमारे यहाँ पे स्कैन कंप्लीट हो चुका है और इसने यहाँ पे रिस्क 1 वाले कैटेगरी के पेलोड यहाँ पे यूज़ किया और हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट आ चुका है। ऑलराइट, सो बाय डिफ़ॉल्ट रिस्क 1 ही रहता है हमारे पास। आप लोग रिस्क 2 और 3 भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं प्रेफर नहीं करता रिस्क 3 यूज़ करने का, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डेंजरस पेलोड्स को यूज़ करता है। सो यहाँ पे हमारे पास एक और ऑप्शन आता है स्कैन करने का। तो हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे हाइफन लेवल आता है। तो ये जो हाइफन लेवल जो ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन क्या करता है कि देखो अलग अलग लेवल में फाइंड आउट करने का ट्राई करता है एसक्यूएल के वल्नरेबल पैरामीटर्स। देखो कई बार ऐसा होगा कि आप लोग एसक्यूएल इंजेक्शन ट्राई करो एसक्यूएल मैप की मदद से, तो हमारे पास कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपको कोई रिजल्ट हो सकता है ना मिले, है ना, ये कुछ वल्नरेबल पैरामीटर ना ला के दे। तो हमें थोड़ा डेप्थ में जाके चेक करना पड़ता है ना, हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। हमें अगर यूज़र एजेंट के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करना है, अगर हमें अलग अलग हेडर्स के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करना है ना, कि क्योंकि कुछ ना कुछ रिक्वेस्ट ही तो जारी होगी सर्वर के पास, जिस रिक्वेस्ट की मदद से हम लोग एसक्यूएल इंजेक्शन को चेक कर रहे हैं। तो उस रिक्वेस्ट के अंदर बहुत सारे हेडर्स होते हैं, अगर आप उसको हेडर्स को भी चेक करना है और एडवांस जाके आपको अगर एसक्यूएल इंजेक्शन की
और एडवांस जाके अगर आपको एसक्यूएल इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटीज़ को फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन आता है हाइफन लेवल। तो हाइफन लेवल में हमारे पास टोटल 1 से लेकर 5 तक कुछ लेवल्स होते हैं। तो अगर मैं लेवल 1 करूँगा तो लेवल 1 में नॉर्मली हमारा चेक करेगा कि नॉर्मल हमारा एसक्यूएल इंजेक्शन गेट रिक्वेस्ट भेज के। लेवल 2 करूँगा तो और एडवांस जाएगा, हमारे यूज़र एजेंट को भी चेक करेगा। लेवल 3 करने पे कुकी हेडर्स और इन सबको भी मॉडिफाई करने का ट्राई करेगा। उसके अंदर जाके हमारा एसक्यूएल का वल्नरेबल पैरामीटर को फाइंड आउट करने का ट्राई करेगा। सो यहाँ पे अगर मैं सिंपल लेवल मैं यहाँ पे 3 लिख देता हूँ और एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे अब फिर हमारा लेवल 3 के अकॉर्डिंग मतलब थोड़ा एडवांस जाके ये यहाँ पे हमारा वल्नरेबल पैरामीटर को फाइंड आउट करने का ट्राई करेगा। सो यहाँ पे हमारा स्कैन कंप्लीट हो चुका है। इसने यहाँ पे लेवल 3 तक जाके हमारा ट्राई किया है पेलोड्स को और अलग अलग हेडर्स को उसने यूज़ किया होगा। सो इस तरीके से यहाँ पे लेवल 3 वर्क करता है। आपको रिजल्ट में कुछ ज़्यादा डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये सारी चीज़ें तब यूज़ करी जाती है जब हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा होता है, तब हम लेवल्स को इंक्रीज़ करते हैं, हम लोग रिस्क को इंक्रीज़ करते हैं। सो हमने यहाँ पे रिस्क और लेवल दोनों का यूज़ देख लिया है। अब इस सबके बाद हमारे पास एक चीज़ और आती है इंपॉर्टेंट। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि हम एसक्यूएल मैप यूज़ कर रहे हैं तो ये पूरा जो भी प्रोसेस है उसको होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब भी हम एसक्यूएल मैप यूज़ करते हैं और एसक्यूएल मैप यूज़ करने के बाद अगर हम इसमें बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी क्वेरीज डालते हैं तो एसक्यूएल मैप क्या करता है, हमारे सर्वर की तरफ सिंपल सिर्फ एक गेट रिक्वेस्ट भेजता है। तो सिंपल एक एक करके गेट रिक्वेस्ट जब वो भेजता है तो ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। तो उसके लिए हमारे पास एक फ्लैग आता है जो कि है हाइफन थ्रेड। अब देखो थ्रेड्स के अंदर क्या होता है कि जो हमारा एसक्यूएल मैप है वो एक बार में बहुत सारे प्रोसेस को यूज़ करेगा, मतलब एक बार में बहुत सारी गेट रिक्वेस्ट को भेजेगा, बहुत सारी HTTP रिक्वेस्ट को भेजेगा हमारे सर्वर की तरफ। एंड एक साथ इतनी सारी HTTP रिक्वेस्ट अगर सर्वर के पास जाएंगी तो ऑब्वियसली हमारे पास रिजल्ट थोड़ा जल्दी आएगा। तो यहाँ पे सिंपल अगर हमें थ्रेड्स को यूज़ करना है तो यहाँ पे मैं लेवल हटा देता हूँ एंड हमें यहाँ पे सिंपल हाइफन थ्रेड्स लिखना है। एंड थ्रेड्स लिखने के बाद आप कितने थ्रेड यूज़ करना चाहते हो, हम यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक थ्रेड यूज़ कर सकते हैं एंड बाय डिफ़ॉल्ट 1 यूज़ करते हैं। तो अगर सपोज करो मैं यहाँ पे 5 डालता हूँ, थ्रेड 5, तो हमारा जो रिजल्ट है थोड़ा जल्दी आना चाहिए। तो यहाँ पे एक साथ कॉन्करेंटली 5 रिक्वेस्ट को भेजेगा, एक साथ 5 HTTP रिक्वेस्ट को, और जो हमारा रिजल्ट है उसको थोड़ा सा जल्दी लाके हमारे पास दे देगा। सो देखो यहाँ पे इतनी सी देर के अंदर हमारा कंप्लीट रिजल्ट आ गया है। एंड अगर हमें हमारे रिजल्ट वो फास्ट चाहिए होता है तो हम वहाँ पे थ्रेड को यूज़ करते हैं। अब थ्रेड्स के बाद हमारे पास यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जो कि है वर्बोसिटी। देखो वर्बोसिटी के अंदर क्या होता है कि जब भी आपने देखा होगा आप एसक्यूएल मैप यूज़ कर रहे थे तो एसक्यूएल मैप के अंदर हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन साथ में आई जा रही थी इस प्रोसेस के दौरान। तो ये जो इन्फॉर्मेशन थी, इस इन्फॉर्मेशन के अलावा और भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो हम लोग देख सकते हैं बट वो अभी हमसे हाइड है। तो वह कौन सी इन्फॉर्मेशन देखनी है हमारे टर्मिनल पर ये प्रोसेस होते टाइम तो हम वर्बोसिटी की मदद से देख पाते हैं। तो वर्बोसिटी एक मतलब इंश्योर करता है, ये डिटेल इन्फॉर्मेशन को रियल टाइम में टर्मिनल पर शो करता है। मतलब जो भी प्रोसेस हो रहा है हमारा एसक्यूएल मैप में तो रियल टाइम पर शो करेगा। अब इसके अंदर हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस आते हैं, 0 से लेकर 6 तक हमारे पास ऑप्शंस आते हैं, 7 ऑप्शंस। अगर आप वर्बोसिटी 0 रखते हो तो वर्बोसिटी 0 के अंदर हमारे पास नॉर्मल एरर मैसेजेस बताता है और अगर कोई क्रिटिकल फेलियर्स आता है तो उससे रिलेटेड कोई मैसेजेस हमारे पास आते हैं वर्बोसिटी 0 रखने पे। और अगर आप वर्बोसिटी 1 रखते हो जो कि डिफॉल्ट होता है तो उसके अंदर बेसिक इन्फॉर्मेशन आते हैं, बेसिक वार्निंग्स आती है और बेसिक एरर मैसेज आते हैं जो कि हमें नॉर्मली देखने के लिए मिल जाता है कि मतलब हम प्रोसेस में क्या हो रहा है, जो कि हम नॉर्मली हमें देखने के लिए मैसेजेस मिल रहे थे ड्यूरिंग द प्रोसेस, वो वर्बोसिटी 1 का पार्ट है। तो वर्बोसिटी 1 में हमारे पास बेसिक इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिल जाती है। एंड अगर हम वर्बोसिटी को 2 सेट कर दें तो वर्बोसिटी 2 सेट करने पे हमारे पास कुछ डीबग मैसेजेस आते हैं। एंड वर्बोसिटी 3 सेट करने पे हमारे पास कौन से एसक्यूएल के पेलोड्स इंजेक्ट करे जा रहे हैं एग्जैक्टली वो सारे पेलोड्स की इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है अगर हम वर्बोसिटी को 3 पे सेट करते हैं। एंड अगर हम वर्बोसिटी को 4 पे सेट कर रहे हैं तो हमारे कौन कौन सी HTTP रिक्वेस्ट जा रही है उन सारी HTTP रिक्वेस्ट के यहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। वर्बोसिटी को अगर हम यहाँ पे 5 पे सेट करते हैं तो यहाँ पे कौन कौन से हेडर्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं, है ना, कौन कौन से रिस्पॉन्स हेडर्स आ रहे हैं हमारे पास, वो सारे हेडर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिल जाती है। एंड अगर हम वर्बोसिटी 6 यहाँ पे यूज़ करते हैं तो वर्बोसिटी 6 क्या करती है, जितने भी हमने अभी तक आपको ऊपर बताए हैं ऑप्शंस, है ना, मतलब एरर मैसेजेस हो गए, जो भी हमारे बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी, डीबग मैसेज हो गए, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एक ही बार पे वर्बोसिटी 6 की मदद से हम लोग देख सकते हैं। तो वर्बोसिटी 6 क्या करती है, जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उन सबको डिस्प्ले कर देती है और HTML पेज के कंटेंट को भी डिस्प्ले कर देती है। अब देखो इससे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है,
बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, बहुत सारा कंटेंट होता है। और अगर आप वर्बोसिटी 6 यूज़ करोगे तो हो सकता है कि आपका काली लिनक्स थोड़े टाइम के लिए क्रैश हो जाए, क्योंकि देखो टर्मिनल पे एक साथ पूरा फुल हो जाएगी इन्फॉर्मेशन, टर्मिनल एकदम फ्लडेड हो जाएगा। इसलिए वर्बोसिटी 6 हम जनरली यूज़ नहीं करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट 1 होती है। बट अगर हमें रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई वर्बोसिटी यूज़ करनी है, देखनी है, तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग वर्बोसिटीज़ का ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल अगर मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे ड्यूरिंग द प्रोसेस कौन कौन से पेलोड्स यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं वर्बोसिटी को 3 सेट करूँगा। तो मैं यहाँ पे वर्बोसिटी को 3 सेट करने के लिए -v लिखूंगा, और -v लिखने के बाद मेरे को यहाँ पे वर्बोसिटी का नंबर देना है। तो यहाँ पे थर्ड वाली वर्बोसिटी देखना चाहता हूँ, मतलब जो जो पेलोड्स इंजेक्ट हो रहे हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस में उनको देखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं एंटर करूँगा, तो यहाँ पे मेरे पास जो जो पेलोड ये इंसर्ट करेगा उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमें शो करेगा। सो यहाँ पे हमारा स्कैन कंप्लीट हो चुका है, और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास पेलोड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल रही है, मतलब जो जो पेलोड यहाँ पे यूज़ करे हैं इस पर्टिकुलर एसक्यूएल मैप में। सो यहाँ पे हमारे वो सारे पेलोड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिल रही है वर्बोसिटी 3 सेट करने पे। एंड अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे को हेडर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमारे HTTP जो भी रिक्वेस्ट जा रही है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैं यहाँ पे वर्बोसिटी को 4 पे सेट कर सकता हूँ। तो सिंपल मेरे को उसके लिए क्या करना है, मैं यहाँ पे सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ, एंड यहाँ पे वर्बोसिटी को 3 के जगह वर्बोसिटी को 4 पे सेट कर देता हूँ। एंड मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो जो गेट रिक्वेस्ट जा रही है वो सारी गेट रिक्वेस्ट की इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। तो सिंपल एक बार एक को एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट जा रही है इस पर्टिकुलर हमारे टारगेट पे, एंड इस गेट रिक्वेस्ट के अंदर यहाँ पे हमारे पास यूज़र एजेंट की इन्फॉर्मेशन है, होस्ट की इन्फॉर्मेशन है कि हमारा होस्ट क्या है ना, एंड कौन सी कुकीज़ है, कुकीज़ की इन्फॉर्मेशन है, मतलब कौन सी कुकीज़ में ऑलरेडी सेट हो रखी है। सो ये इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिलती है। ये ऐसी बहुत सारी HTTP रिक्वेस्ट यहाँ पे जाती है ड्यूरिंग द प्रोसेस। अगर आप इन सारी HTTP रिक्वेस्ट को डीपली एनालाइज करना चाहते हो तो आप लोग वर्बोसिटी को 4 पे सेट कर सकते हो, एंड अगर आप पेलोड्स को देखना चाहते हो तो वर्बोसिटी को 3 पे सेट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। ऑलराइट, अब इस सब के बाद हमारे पास 3 और ऑप्शन आता है, जो कि है करंट यूज़र, करंट डेटाबेस एंड होस्ट नेम। देखो अगर मेरे को पता लगाना है कि जो भी हमारा वेब एप्लीकेशन है उसमें जो डेटाबेस है उस डेटाबेस का करंट यूज़र कौन है, तो उसके लिए मैं -f करंट यूज़र यूज़ करूँगा। एंड अगर मेरे को करंट डेटाबेस के बारे में पता लगाना है कि करंट डेटाबेस का नाम पता लगाना है मेरे को, तो यहाँ पे करंट DB यूज़ करूँगा। एंड अगर मैं होस्ट नेम पता लगाना चाहता हूँ कि होस्ट नेम से पता लगा कि रूट हूँ मैं उस पर्टिकुलर डेटाबेस सर्वर के लिए, तो होस्ट नेम से मेरे को अपने प्रिविलेजेस के बारे में थोड़ा आइडिया लग जाता है। तो मैं पता लगाना चाहता हूँ कि होस्ट नेम क्या है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे -f होस्ट नेम यूज़ करूँगा। तो आओ एक बार इस तीनों को हम लोग प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। ऑलराइट, तो हमको यहाँ पे अगर करंट यूज़र फाइंड आउट करना है तो मैं यहाँ पे -f करंट यूज़र लिखता हूँ एंड एंटर करता हूँ। सो यहाँ पे हमारा स्कैन कंप्लीट हो चुका है, और आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे करंट यूज़र की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फैच करके लाया है, ये फैच करके लाया करंट यूज़र की इन्फॉर्मेशन। एंड जो हमारा करंट यूज़र इस डेटाबेस का वो है पीटर। सो यहाँ पे करंट यूज़र की इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिल जाती है। एंड अगर हमें करंट डेटाबेस की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सिंपल मेरे को यहाँ पे करंट यूज़र का करंट DB लिखना है, एंड मैं एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे जो भी करंट डेटाबेस यूज़ हो रहा है उस डेटाबेस के यहाँ पे हमें नाम पता चल जाएगा। ऑलराइट, सो हमारे पास यहाँ पे हमारा स्कैन कंप्लीट हो चुका है। जो हमारा जो करंट डेटाबेस है उस करंट डेटाबेस से यहाँ पे हमें उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल रही है, एंड जो हमारा करंट डेटाबेस है उसका नाम है पब्लिक। सो पब्लिक नाम का हमारा करंट डेटाबेस है, एंड जो हमारा यूज़र है, जो करंट यूज़र है वो है पीटर। तो हमें यहाँ पे 2 चीज़ क्लियर हो गई है। एंड अगर हमें चेक करना है कि हमारा होस्ट नेम क्या है, तो उस होस्ट नेम के लिए चेक करने के लिए हमें यहाँ पे सिंपल -f होस्ट नेम लिखना है एंड एंटर कर देना है। सो यहाँ पे हमारे पास एक वार्निंग मैसेज मिला है कि पोस्टग्रेस एसक्यूएल के अंदर यहाँ पे होस्ट नेम निकालना इसके लिए अभी पॉसिबल नहीं है, बट अगर आपके केस में कोई और डेटाबेस यूज़ होगा तो वहाँ पे हो सकता है होस्ट नेम निकाल ले। सो यहाँ पे हम करंट यूज़र देख चुके हैं, करंट डेटाबेस देख चुके हैं किस तरीके से निकालते हैं, और होस्ट नेम भी हम लोग देख चुके हैं, जो कि प्रोसेस एकदम सेम ही होने वाला है। अब तक हमें एक चीज़ तो क्लियर हो गई थी कि हमारा वल्नरेबल पैरामीटर क्या है। हमारा वल्नरेबल जो पैरामीटर था वो था कैटेगरी। अब जो कैटेगरी हमारा वल्नरेबल पैरामीटर था उस वल्नरेबल पैरामीटर का एक्सप्लॉइट करना है, और अगर हमें पता लगाना है कि इस पर्टिकुलर वेब एप्लीकेशन के अंदर और कौन कौन से डेटाबेसेस हैं, तो उसको पता लगाने के लिए हमारे पास जो कमांड है वो है -dbs। जहाँ पे मैं थ्रेड के आगे यहाँ पे सिंपल -dbs लिखता हूँ, तो -dbs फाइंड आउट करता है कि इस पर्टिकुलर वेब एप्लीकेशन में कितने सारे हमारे पास यहाँ पे डेटाबेसेस हैं। तो यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ। ऑलरेडी सो हमारे यहाँ पे स्कैन कंप्लीट हो चुका है, एंड यहाँ पे जो भी जितने भी डेटाबेसेस हैं यहाँ पे उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिल रही है। सो टोटल इस वेब एप्लीकेशन के अंदर हमारे पास यहाँ पे 3 डेटाबेसेस हैं जो कि अवेलेबल है। तो 3 में से हमारे पास ये तीनों डेटाबेस के नाम है। फर्स्ट जो है वो जो कि इन्फॉर्मेशन स्कीमा है। अब देखो इन्फॉर्मेशन स्कीमा एक डिफॉल्ट डेटाबेस होता है जो कि आपको मिलेगा, इसके अंदर देखने के लिए कुछ खास नहीं होता। फिर उसके बाद हमारे पास एक और डेटाबेस है जो कि है PG कैटलॉग, एंड जो हमारा तीसरा डेटाबेस है जो कि पब्लिक। और हमने पहले स्कैन करके देखा था करंट DB के अंदर कि जो हमारा जो करंट डेटाबेस है
है जो कि पब्लिक है। सो यहाँ पे दोनों इन्फॉर्मेशन मैच हो रही है, तो यहाँ पे हमारी जो इन्फॉर्मेशन वो वेरीफाई भी हो रही है। तो यहाँ पे हमारा पब्लिक नाम का हमें डेटाबेस मिल चुका है। अब हमें पब्लिक नाम का डेटाबेस तो मिल गया है, और अगर हमें पता लगाना है कि इस पब्लिक नाम के डेटाबेस के अंदर और कौन कौन से टेबल्स हैं, है ना। एक डेटाबेस के अंदर बहुत सारी टेबल्स होती हैं। अब पब्लिक नाम के डेटाबेस के अंदर कौन कौन से टेबल्स अवेलेबल है और अगर हमें वो पता लगाना है, तो उसके लिए हमारे पास सिंपल एक कमांड है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले उस डेटाबेस को स्पेसिफाई करना पड़ेगा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो उसको स्पेसिफाई करने के लिए हम यहाँ पे -D लिखते हैं, और डी लिखने के बाद उस डेटाबेस का नाम, हमारे डेटाबेस का नाम था पब्लिक, एंड पब्लिक लिखने के बाद सिंपल अब हमें यहाँ पे लिखना -टेबल्स। -टेबल्स लिखने से क्या होगा कि जितनी भी टेबल्स होगी वो सारी टेबल्स को फैच करके ले आएगा इस पर्टिकुलर डेटाबेस के अंदर। सो यहाँ पे अब हमारा स्कैन बताएगा कि इस पर्टिकुलर डेटाबेस के अंदर कौन कौन सी टेबल्स हैं। ऑलराइट, सो हमारे यहाँ पे स्कैन कंप्लीट हो चुका है, और हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा पब्लिक नाम का जो हमारा डेटाबेस था, इस पब्लिक नाम के डेटाबेस में सिर्फ एक ही टेबल है, प्रोडक्ट्स नाम की टेबल। अब देखते हैं इस प्रोडक्ट नाम की टेबल के अंदर कौन कौन से कॉलम्स हैं। अगर हमें देखना है कि इस प्रोडक्ट नाम की टेबल में बहुत सारे कॉलम्स हैं, तो उसमें अगर हमें सारे कॉलम्स को देखना है, तो उसके लिए हमारे पास सिंपल एक कमांड है जो कि -कॉलम्स। तो उसके लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले हमारा डेटाबेस स्पेसिफाई करना पड़ेगा, एंड डेटाबेस स्पेसिफाई करने के बाद हमें यहाँ पे सिंपल -T लगा के टेबल स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि हम कौन सी टेबल के बारे में बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे सिंपल अगर कॉलम्स देखना है तो -कॉलम्स लिखना पड़ेगा, एंड जैसे हम यहाँ पे एंटर करते हैं तो यहाँ पे कॉलम से इन्फॉर्मेशन दे देगा कि कौन कौन से कॉलम्स उसमें अवेलेबल है। तो लेट्स वेट फॉर द रिजल्ट। ऑलराइट, सो हमारा स्कैन यहाँ पे एक बार फिर कंप्लीट हो चुका है, एंड यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारा डेटाबेस था पब्लिक नाम से, और उस पब्लिक नाम के डेटाबेस के अंदर जो टेबल थी हमारी, जो कि प्रोडक्ट नाम की जो टेबल थी, उसके अंदर ये सारे कॉलम्स अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन, नेम, कैटेगरी, आईडी, इमेज, प्राइस, रेटिंग एंड रिलीज्ड। एंड इसकी जो भी डेटा टाइप है वो भी यहाँ पे दे रखा है कि डिस्क्रिप्शन वेरकेर डेटा टाइप का है, नेम भी वेरकेर का है, आईडी जो है वो int 4 की है, 4 इसकी साइज़ है, एंड int कि इसका डेटा टाइप है, इमेज जो है जो कि वेरकेर का है। सो यहाँ पे आपको उसका डेटा टाइप और कौन कौन से कॉलम्स हैं उसके रिलेटेड आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ऑलराइट, अब इसके बाद एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास आती है कि हमारे पास चलो डेटाबेस से इन्फॉर्मेशन तो मिल रही है कि इसके अंदर कौन कौन सा डेटा है ना। अब उस सारे डेटा के अंदर मतलब कौन कौन से कॉलम्स है, कौन कौन से डेटाबेसेस है, टेबल्स कौन सी है, और अगर हमें ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ डंप करवानी है और एक साथ हमें हमारे टर्मिनल पे देखनी है, तो उसके लिए हमारे पास एक सिंपल कमांड है जिसका नाम है डंप। तो चलो उसको एक बार प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो मेरे को यहाँ पे सिंपली क्या करना है कि मेरे को यहाँ पे वो टेबल स्पेसिफाई कर देनी है कि जिस टेबल के अंदर से मैं उसका डेटा डंप करवाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, सबसे पहले हमारा डेटाबेस स्पेसिफाई कर दिया कि पब्लिक नाम का जो डेटाबेस है उसके अंदर हमने यहाँ पे हमारी टेबल स्पेसिफाई कर दी है, जिस टेबल का मैं डेटा डंप करवाना चाहता हूँ या फिर जिस टेबल का मैं डेटा देखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मेरी जो टेबल है वो प्रोडक्ट नाम की टेबल है, एंड मेरे को इसका पूरा डेटा डंप करवाना है। तो मैं यहाँ पे -डंप लिखता हूँ एंड एंटर करता हूँ। अब ये जो प्रोसेस है थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है क्योंकि सारे के सारे डेटा को फैच करके लाएगा और डंप करके लाएगा। सो यहाँ पे हमारा स्कैन कंप्लीट हो चुका है, एंड यहाँ पे हमारे पास डेटाबेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारा डेटा यहाँ पे दे रखा है। 70 किसी का सीरियल नंबर है यहाँ पे, और उससे रिलेटेड उसकी एक इमेज है, इमेज का URL यहाँ पे है उस डेटाबेस में, एंड इमेज का कुछ नाम दे रखा है। ऐसे ही बहुत सारे यहाँ पे हमारे पास डेटा दे रखा है। अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें नहीं पता कि हमारे टेबल में कितना सारा डेटा है, तो एक साथ अगर हम सारा डेटा डंप करवाते हैं हो सकता है कि आपका सिस्टम क्रैश कर जाए। सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास डेटा में आईडी है जो कॉलम हमने देखा था, फिर इमेज है, इमेज की रेटिंग क्या है और कैटेगरी क्या है, प्राइस, नेम, रिलीज एंड डिस्क्रिप्शन। तो उससे रिलेटेड देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो कोई एक इमेज है उसका मतलब कोई भी एक प्रोडक्ट है उसका कैटेगरी 1 है, और उस प्रोडक्ट के जो इमेज है उसका URL यहाँ पे दे रखा है, देन उसकी यहाँ पे आईडी दे रखी है, एंड उसका यहाँ पे नेम दे रखा है उस इमेज का या फिर उस प्रोडक्ट का, एंड उसके बाद यहाँ पे आई गेस उसकी रेटिंग दे रखी है, एंड फिर उसके बाद यहाँ पे उससे रिलेटेड उसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है। ऑलराइट, ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन वहाँ पे दे रखा है। सेम ऐसे ही बहुत सारे डेटाबेस के लिए जितना भी टेबल में डेटाबेस है वो सारा का सारा ये यहाँ पे डंप कर चुका है। सो यहाँ पे दूसरा है उसका जो सेकंड सीरियल नेम है, एंड उस जो प्रोडक्ट है उसकी जो इमेज है उसका URL मतलब उस इमेज की लोकेशन ये है, वो पर्टिकुलर ये वाली इमेज यूज़ कर रहा है, एंड उससे रिलेटेड यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। तो हाइफन डंप करने के बाद क्या होता है कि जो भी टेबल है उस पर्टिकुलर टेबल से हमें डेटा सारा का सारा मिल जाता है हमारे टर्मिनल पे। एक बार हम टर्मिनल को क्लियर करते हैं। अब यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, अगर मेरे पास यहाँ पे बहुत सारी टेबल्स हैं एंड मैं सारी की सारी टेबल का डेटा डंप करवाना चाहता हूँ, मतलब पूरे डेटाबेस का ही डेटा मैं अगर डंप करवाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मेरे पास एक कमांड आती है
मेरे को यहाँ पे सिंपल हाइफन डी मतलब हमारा डेटाबेस स्पेसिफाई करने के बाद मेरे को यहाँ पे सिंपल लिखना हाइफन हाइफन डंप एंड ऑल। सो यहाँ पे जो कमांड है वो है हाइफन हाइफन डंप ऑल। और हाइफन हाइफन डंप ऑल क्या करेगा कि पब्लिक नाम का जो भी डेटाबेस है उस डेटाबेस के अंदर जितनी भी टेबल्स हैं उन सारी की सारी टेबल्स का सारा डेटा मेरे को यहाँ पे हमारे टर्मिनल पे लाके डंप कर देगा। एंड जनरली थोड़ा डेंजरस माना जाता है क्योंकि हमें नहीं पता यार कितना सारा डेटा उस पर्टिकुलर डेटाबेस के अंदर अवेलेबल है। एंड अगर इतना सारा डेटा मैं यहाँ पे लोड करूँगा तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। यहाँ पे मेरा आराम से काली लिनक्स क्रैश हो जाएगा एंड टर्मिनल भी क्रैश हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे डंप ऑल नहीं करने वाला हूँ, बट आप लोग यूज़ कर सकते हो डंप ऑल। मैंने यहाँ पे बता दिया है डंप ऑल के बारे में। एंड अगर मेरे को यहाँ पे किसी भी अगर टेबल का जो डेटाबेस है मेरे को उसको अगर किसी पर्टिकुलर एक टेक्स्ट फाइल में डालना है सारा का सारा डेटा डंप करके, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे सिंपल कमांड है। हमें यहाँ पे टेबल का नाम स्पेसिफाई कर देना है जो कि मेरी प्रोडक्ट्स नाम की टेबल है। एंड मैं को यहाँ पे डंप कर देना है हाइफन हाइफन डंप। फिर उसके बाद ग्रेटर देन का सिंबल लगा के यहाँ पे मेरे को सिंपली अपने फाइल का नाम दे देना है, जैसे data.txt में नाम से एक फ़ाइल बना रहा हूँ। एंड जितना भी डेटा होगा वो data.txt के अंदर हमारे यहाँ पे सेव हो जाएगा। ऑलराइट, सो यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे जितना भी जो मेरा डेटा था उसको मैंने dump.txt के अंदर यहाँ पे मैंने सेव कर दिया है। तो अगर मेरे को डेटा यहाँ पे सेव करना है तो यहाँ पे मैं अपना फाइल का नाम देख सकता हूँ डायरेक्टली। तो यहाँ मेरे को हाइफन हाइफन डंप करने के बाद मैं यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन लगाया एंड जितना भी जो डेटा था डंप करा हुआ मैंने किसके अंदर सेव कर लिया, dump.txt नाम की फाइल के अंदर। एंड जैसे मैंने इस dump.txt वाली फाइल को मैंने यहाँ पे कैट करके देखा तो कैट करने के बाद जितना भी डेटा था वो सारे का सारा डेटा कहाँ पे सेव हो गया, हमारी dump.txt वाली फाइल के अंदर। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि वल्नरेबल पैरामीटर फाइंड आउट करते हैं। फिर पैरामीटर फाइंड आउट करने के बाद धीरे धीरे डेटाबेस की तरफ बढ़ते हैं, फिर डेटाबेस से टेबल्स की तरफ, फिर टेबल से कॉलम्स की तरफ, फिर उन सारे डेटास को हम लोग डंप कर लाते हैं। अब देखो एसक्यूएल मैप जो है इससे भी ज़्यादा पावरफुल है। इसके अलावा इसके पास और भी काफ़ी सारी मतलब फंक्शनलिटीज़ आती है, बट जो कि डिपेंड करता है हमारी सिचुएशन के ऊपर। सपोज करो कई बार ऐसा होता है कि आपकी गेट रिक्वेस्ट के अंदर आप कोई भी रिक्वेस्ट भेज रहे हो एसक्यूएल इंजेक्शन की, और उस रिक्वेस्ट के अंदर अगर आपको कोई पर्टिकुलर हेडर इंक्लूड करना है, अगर आपको कुकी हेडर इंक्लूड करना है, फिर कोई अलग से कुकी इंक्लूड करनी है, तो उसके लिए भी हमारे पास काफ़ी सारे हेडर्स आते हैं। एंड सपोज करो यहाँ पे हमारा नॉर्मल मैंने यहाँ पे हाइफन हाइफन ओके थ्रेड्स तक यहाँ पे रखते हैं। एंड अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मेरे को यहाँ पे अलग से कोई हेडर इंक्लूड करना है तो यहाँ पे हाइफन हाइफन कुकी लिखता हूँ, तो यहाँ पे कुकी नाम का हेडर यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा। एंड कुकी के अंदर मैं कुछ भी वैल्यू सेट कर सकता हूँ ABCD। यहाँ पे मैं सेट करने के बाद इसकी वर्बोसिटी में यहाँ पे सेट कर देता हूँ वर्बोसिटी 4। अब एंटर करके देखते हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पे देखो जैसे हमने स्कैन को रन किया, तो स्कैन को रन करने के बाद जितनी भी गेट रिक्वेस्ट है उस गेट रिक्वेस्ट के अंदर हमारा जो कुकी था अलग से वो हमारी कुकी यहाँ पे सेट हो चुकी है जो कि है ABCD। सो इस तरीके से हम लोग कोई एक पर्टिकुलर हेडर को भी यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं और उस हेडर के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन है उसको भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुकी में अपनी खुद की वैल्यू यहाँ पे मैंने इंक्लूड करी है। सो इस तरीके से हम यहाँ पे कर सकते हैं। और वर्बोसिटी 4 करके मैंने चेक कर लिया कि मतलब जितनी भी गेट रिक्वेस्ट जा रही है, जितनी भी HTTP रिक्वेस्ट जा रही है, उसके अंदर कौन कौन से हेडर्स यूज़ हो रहे हैं। इसी तरीके से आप लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं यूज़र एजेंट को आप लोग चेंज कर सकते हो। एंड यहाँ पे होस्ट नेम को चेंज कर सकते हो, मतलब आप लोग मल्टीपल चीज़ें कर सकते हो यहाँ पे आप लोग। ऑलराइट, सो हमने मेजरली जितना भी एसक्यूएल मैप था हमने सारा का सारा कवर कर लिया है। किस तरीके से वल्नरेबिलिटी फाइंड आउट करता है वो हम लोग सीख चुके हैं। एंड हाँ यार, इससे भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग हमारे एथिकल हैकिंग वाले कोर्स के अंदर सीख चुके हैं। सो आपको एक बार ज़रूर वो एथिकल हैकिंग वाला कोर्स चेक करना, आपको लिटरल में बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलेगी। एंड उसके साथ ही अगर आपने एसक्यूएल इंजेक्शन की पहली वाली वीडियो नहीं देखी है जिसके अंदर मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से एकदम स्क्रैच से समझाया कि एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है, कैसे वर्क करता है, इनके टाइप्स क्या होते हैं, वो अगर आपने नहीं देखा तो उसको पहले जाके देखो, फिर इस वीडियो को आके आप दोबारा से देख लेना। ऑलराइट, सो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी, एसक्यूएल मैप क्लियर होगा, कैसे वर्क करता है एसक्यूएल मैप। ऑलराइट, सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल डिफ्रॉनिक्स अकेडमी एंड लाइक द वीडियो। एंड इस वीडियो को उसको शेयर करो जिसको एसक्यूएल मैप समझना है, एंड इस वीडियो को आप लोग सेव कर सकते हो। ऑलराइट, सो मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।